अस्सलाम वालेकुम। स्टडी अब्रॉड की सीरीज़ में वेलकम। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि एज अ डॉक्टर आप जर्मनी कैसे मूव कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए या फर्दर प्रैक्टिस के लिए। इसी प्लेटफॉर्म से हम ऑलरेडी यूके और यूएस का प्रोसेस कवर कर चुके हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जर्मनी क्योंकि आजकल एक हॉट डेस्टिनेशन है हायर स्टडीज़ के लिए, लेकिन बेशुमार लोग जो यहाँ बैचलर्स या मास्टर्स के लिए आते हैं वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी या बिजनेस स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं। बहुत कम लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि आप एज अ डॉक्टर यहाँ पे कैसे मूव कर सकते हैं। इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, प्रोसेस से फेमिलियराइज करवाया जाए और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें कवर किया जाए। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं मिस रबिया। इन्होंने अपना एमबीबीएस पाकिस्तान से किया था और उसके बाद ये यहाँ पे मूव हुई हैं। अपना एक्सपीरियंस ये डिटेल में शेयर करेंगी। मिस रबिया काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, उसके बाद ये के मुद्दे पे आते हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आई एम मिसेस राबिया ज़िया बिकॉज़ मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि जहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स आते हैं स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, दे कम आफ्टर देयर मैरिज एंड लाइक देयर आर मोस्टली वुमेन, और मे बी आई हैव जस्ट मेट मोस्ट ऑफ देम हु लेकिन आई केम इन 2000, मैं 2015 में आई थी और मैं अपनी हाउस जॉब के बाद फ़ौरन आ गई थी। और उसके बाद से मैं यहाँ पे ने लैंग्वेज लर्न की और लैंग्वेज के बाद एग्ज़ाम्स कंप्लीट किए और एग्ज़ाम्स कंप्लीट करते ही अल्लाह का शुक्र है मुझे जॉब मिल गई और उसके बाद से मैं जॉब ही कर रही हूँ यहाँ पर। तो जिस तरह इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा-सा प्रोसेस से फ़ैमिलियराइज़ कराना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि वक़्त के साथ-साथ मैंने नोट किया है कि पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा अब डॉक्टर्स आ रहे हैं एंड ग्रेजुअली लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, क्योंकि वक़्त के साथ-साथ उनको अंदाज़ा हो रहा है कि जर्मनी एक बहुत अच्छा पोटेंशियल कंट्री है जो कि अभी सैचुरेट नहीं हुआ जिस तरह के यूएस एंड यूके। तो अगर मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ और मैं आपको हर स्टेप पे मैं प्रोज़ एंड कॉन्स अगर थोड़े से बताती रहूँ तो आई थिंक चीज़ें थोड़ी-सी क्लैरिफ़ाई और सिम्प्लीफ़ाई हो जाएँगी। अ, मैंने 2 से आई वुड से कि 3 तरह या 3 स्टेजेस पे लोगों को पाकिस्तान में अ, देखा है कि उन्होंने मेडिकल अपना करके एजुकेशन लेके जर्मनी शिफ्ट हुए हों। कुछ ऐसे हैं जो 5 साल की बेसिक एजुकेशन के बाद ही शिफ्ट हो गए हैं विदाउट डूइंग देयर हाउस जॉब। फिर कुछ ऐसे हैं जो 5 साल की बेसिक एजुकेशन और हाउस जॉब के बाद शिफ्ट हुए हैं एंड आई एम वन ऑफ देम। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ स्टेप्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशलाइज़ेशन पाकिस्तान में करने के बाद आए हैं। कुछ एफसीपीएस पार्ट 1, एमआरसीपी, कुछ प्लैब के बाद भी। तो इन कंक्लूजन मुझे ये पता चला है कि अगर आप सिर्फ़ 5 साल की बेसिक एजुकेशन के बाद आते हैं, तो ना सिर्फ ये कि आपको अपनी वो 5 साल की एजुकेशन के सर्टिफ़िकेट्स एक कंप्लीटेड कि आपके मेडिकल पाकिस्तान के क्राइटेरिया के लिहाज से आपकी एजुकेशन कंप्लीट है और आप पीएमडीसी में रजिस्टर्ड हैं। इन चीज़ों के प्रूफ्स लेकर आना होता है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपकी एजुकेशन इस मकाम तक पहुँच गई है कि आपके पीएमडीसी के पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको वही आवर्स यहाँ पे कन्वर्ट कराना या एजुकेशन कन्वर्ट कराना, उसका कोई रास्ता मिलता नहीं है। तो आपने कम से कम 5 साल की अपनी एजुकेशन की कंप्लीशन की सर्टिफ़िकेशन वो बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ तक हाउस जॉब की बात है, मैं हाउस जॉब कंप्लीट करके आई थी, तो उसके बाद मेरी जो है पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन भी मुझे ईज़िली मिल गई थी और मेरे लिए प्रोसेस थोड़ा-सा आसान हो गया था। मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पर आके हाउस जॉब की, उन्होंने जो मुझे थोड़ी-सी मुश्किल बताई वो ये थी बात कि आप बिल्कुल ही अपनी 5 इयर्स की बेसिक एजुकेशन के बाद आप अपना कंट्री चेंज करते हो, लैंग्वेज चेंज करते हो और हाउस जॉब जिसमें आपके पास मेडिकल एक्सपीरियंस भी नहीं है और अभी आपके पास लैंग्वेज एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली यू मूव ऑन टू द हायर लेवल्स ऑफ लैंग्वेज आफ्टर यू हैव लाइक आपने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया है कि आप मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट है। तो वो उस वक़्त जो है ना हाउस जॉब अ, जर्मनी में करना इनिशियली उसके लिए डिफ़िकल्ट था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शी डिड डू इट। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास नो वे बैक होता है, काइंड ऑफ थिंग नहीं है। तो उसने ये किया एंड शी गॉट गुड रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम हर जर्मन प्रोफेसर्स व्हिच शी होप्स कि आगे उसको जो है ना, जब वो एक्चुअली अपने एग्ज़ाम्स देगी तो उसमें हेल्प आउट भी करेगा। जो थर्ड काइंड ऑफ पीपल हैं जिन्होंने कुछ स्टेप्स ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन पाकिस्तान में ही शुरू भी किए या कंप्लीट कर लिए,
अनफॉर्चुनेटली जर्मनी डज नॉट रिकग्नाइज दोज क्वालिफिकेशंस और दोज आवर्स, आप उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। अदर हैंड प्लस बात ये है कि अगर आप जर्मनी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या फिर उसको किसी भी स्टेज पर पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आप उस पीएमडीसी उसको रिकग्नाइज करती है। आई माई सेल्फ वेंट ऑन टू द पीएमडीसी वेबसाइट एंड चेक कि जो यहाँ की स्पेशलाइजेशन है, आप उसको एज इट इज़ किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान में लेके जा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर उसको कंप्लीट करके सिंपली जो आप उनको सर्टिफिकेट दिखाएं तो यू आर अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ऑफ दैट फील्ड ओवर देयर। तो वो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो यहाँ पर पाकिस्तानी होते हैं ना, उनके लिए मोस्टली के लिए एट द बैक ऑफ देयर माइंड्स दिस क्वेश्चन के पाकिस्तान कभी भी जाके शिफ्ट होना पड़ सकता है इज ऑलवेज ओपन। तो आपकी यहाँ पर की हुई स्पेशलाइजेशन आपको कभी भी फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी पाकिस्तान में फिर से। तो ये तो आप पहुँच गए अपनी मेडिकल एजुकेशन के बाद जर्मनी। जस्ट एक बात, आपकी इन तीनों बातों में से जो करेक्ट से आपकी रिकमेंडेशन ये है कि हाउस जॉब करके अगर आप आते हैं यहाँ पे तो वो ज़्यादा सूटेबल है, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट एमबीबीएस के बाद आ जाएं या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आएं। रिकमेंडेशन आपकी है कि आप हाउस जॉब के बाद आ जाएं। यस, क्योंकि क्योंकि जैसे जब हाउस जॉब के बाद ही आ गई थी तो मैंने सिर्फ लैंग्वेज ही स्टार्ट की, एग्जाम्स दिए और मैं सिस्टम में मुझे लगता है जल्दी घुस गई। अगर आप यहाँ पर पहले हाउस जॉब करने के इरादे से आते हैं तो आपको लैंग्वेज किए बगैर हाउस जॉब ढूंढना जर्मनी में, क्योंकि कोई मुश्किल हो हाउस जाएगा। मुश्किल हो जाता है। देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट यू नीड टू पुल, और अगर आप वो कर भी लेते हो ना तो आपको वो हाउस जॉब का पूरा साल लगता है, फिर आपकी डिग्री कंप्लीट होती है एंड देन यू स्टार्ट लाइक स्ट्रेंथनिंग योर लैंग्वेज। क्योंकि हाउस जॉब जो है उसके आवर्स और उसकी रोटेशंस ज़्यादा ग्रूलिंग होती हैं, या फिर ज़्यादा आवर्स आपको करना पड़ता है, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर स्टार्टिंग द जॉब। जर्मनी में इन द बिगिनिंग ऑफ योर जॉब आपको एक बहुत रूम दिया जाता है ऑफ लर्निंग। मैं इस पे पॉइंट पे दोबारा आऊंगी, आई अच्छा, जस्ट चलें, काइंडली आप पहले एक ओवरव्यू सा दे दें कि प्रोसेस यस है क्या एग्जैक्टली और स्टेप्स क्या यस। हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले आप अपने सर्टिफिकेट्स एचईसी से और फॉरेन मिनिस्ट्री से ज़रूर वो कराएं अटेस्ट, और यहाँ पर आके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट होंगे इनटू जर्मन। वो उर्दू में है या इंग्लिश में है, वो जर्मन लैंग्वेज में ही यहाँ पर नोटरी से अटेस्ट होंगे और वही आगे एक्सेप्टेबल होंगे। हर बंदा जो यहाँ पर एज अ डॉक्टर आके काम करता है उसके लिए कुछ टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम इज एज़टेक कामर। डॉक्टर को यहाँ पे आर्ट्स कहते हैं, ARZT, और जो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं वो एज़टेन होती हैं, और जो एज़टेक कामर है वो पीएमडीसी का नेमुल बदल है यहाँ पर। तो हर प्रोविंस की एज़टेक कामर जो है वो इस चीज़ का इख्तियार रखती है कि वो अपने रूल्स रिलेटिवली इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सके। कुछ गाइडलाइंस सेम है, लेकिन दे हैव अ फ्री हैंड इन डिसाइडिंग द माइन्यूट डिटेल्स। फॉर एग्जांपल मैंने बायर्न में शुरू किया काम। जब मैं बायर्न में बिल्कुल ही मैंने स्टार्ट किया था तो इनिशियली रिक्वायरमेंट B1 थी लैंग्वेज की, लेकिन मेरे जो है एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ही B2 हो गई, और जब तक कि मुझे एग्ज़ाम की डेट मिली तब तक रूल आ गया कि B2 और एडिशनल एक एक्सपर्टीज़ का एग्ज़ाम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कहते हैं फ़ाख़-श्राख़-प्रूफ़ुंग है। इसका मतलब है कि आप अपने फ़ील्ड की स्पेशलिटी की लैंग्वेज के भी एक्सपर्ट हो, वो भी एडिशनल हो गया। तो दिस वाज़ जस्ट माय प्रोविंस। मैंने जर्मनी में बाटन-वुर्टनबर्ग में भी कुछ टाइम स्पेंड किया है। वहाँ पर जो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट रिमेन्ड एट B2, but there are provinces who wanted to decide for C1 language as well, but that hasn't been passed on till now. इसीलिए मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मेडिकल प्रैक्टिस इन जर्मनी आपको B2 से कम में नहीं कर सकते आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस। लेकिन B2 के बाद आपने फ़ाख़-श्राख़-प्रूफ़ुंग देना है या C1 देना है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोविंस, एंड हाउ यू कैन फाइंड इट आउट इज़ कि आप उस प्रोविंस का नाम और उसके आगे एज़टेक अमर का टर्म लगा के आप उसको सर्च करें तो द एंटायर रिक्वायरमेंट एंड द एंटायर वेबसाइट
विल टेल यू अ लॉट। अब आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए हैं और उसमें आपने ना सिर्फ अपने हाउस जॉब की कंप्लीशन कि आपने अपने हाउस जॉब की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं। आई वुड ऑल्सो पर्सनली सजेस्ट, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि अगर तो आपका ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिफाइन करता है। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं और जो टीचर्स हैं, they are kind of like kings of their own fields. They know what they need to teach and they don't always feel the need to put it down on paper in black and white and get it registered. So it was quite a task for me to ask every teacher कि आप अपना syllabus बताएं और जो है ना इनके आपने कितने lectures वगैरह and everything. तो लेकिन मैंने सुना है कि जैसे आगा खान यूनिवर्सिटी का एक प्रॉपर सिलेबस हर स्टूडेंट को अलॉट होता है एंड दे नो लाइक इन व्हाट ईयर एग्जैक्टली व्हाट इज गोना बी टॉट। तो सिलेबस अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकें तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। हे उसके बाद आते ही मेरी रिक्वायरमेंट थी फ्रॉम द गवर्नमेंट कि मैं एक इंटीग्रेशन कोर्स करूं, बिकॉज जो आपके पास वीज़ा होना चाहिए ना, आप वो उसमें अलाउ होना चाहिए कि आप यहाँ पे काम कर सकें। मैं आई स्पाउस वीज़ा पे थी, बट व्हेन आई गॉट वो स्पाउस वीज़ा ने मुझे इनिशियली सिर्फ 3 मंथ्स के लिए यहाँ पर जो है ना परमिट अलाउ किया था। व्हेन आई गॉट इट रजिस्टर्ड एंड आई वांटेड टू एक्सटेंड इट, तो आई मेड श्योर कि उसमें जो है ना वर्क ऑफ माय ओन फील्ड स्पेशली अलाउड हो। अब ये सारे काम हो गए, फिर आप लैंग्वेज करते हैं। अब आप A1, A2 एंड देन B1। B1 के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप यहाँ पर एज़टेक अमर को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं और जब तक वो उस चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं तब तक वो आपको 1 साल के लिए टेम्पररी लाइसेंस अलाउ कर दें। उस टेम्पररी लाइसेंस को कहते हैं बेरूफ्स अलाउडनेस। दिस टर्म ओनली मीन्स कि आप अपना प्रोफेशन जो है उसको आप अपना प्रोफेशन यूज़ कर सकते हैं, आपको वो अलाउड है। और ये आपको B1 के बगैर नहीं मिल सकता, B1 के बाद आप अप्लाई करते हैं और फिर आपको 1 यस, साल के लिए वक्ती तौर पे मिलता है। यस। वो आपको 1 साल के लिए मिलता है और 1 साल के लिए फिर आप उस पे जॉब कर सकते हैं। लेकिन उस जॉब के साथ ये कंडीशन होती है कि सिंस यू डू नॉट हैव अ परमानेंट लाइसेंस, वो आपकी जॉब एज़ अ स्पेशलाइज़ेशन काउंट नहीं होती। तो आप काम सारे वही कर रहे होते हैं जो कि एक स्पेशलाइज़ेशन करने वाले डॉक्टर को अलाउड होते हैं। बस आपकी रोटेशंस नहीं हो रही होती क्योंकि यू डू नॉट हैव टू फिल एनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्पेशलाइज़ेशन। एंड अब मेरा ख्याल है कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स बड़े अच्छे से समझ सकेंगे जिस तरह पाकिस्तान में एमओशिप होती है। लाइक यू कीप ऑन डूइंग इट बट इट इज़ जस्ट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज़ अ स्पेशलाइज़ेशन। लेकिन उस 1 साल के अंदर-अंदर आपके पास अपॉर्च्युनिटी होती है कि आप एक जर्मन हॉस्पिटल की वर्किंग, पेशेंट डीलिंग और अपनी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना, अपनी जर्मन को और ग्रिप में लाना और आप उसको इम्प्रूव कर सकें। एंड विद इन दिस ईयर यू आर एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर एन एग्ज़ाम और by the other route that I will explain, get your permanent license. अब German government allow, okay, before I forget, the reason I keep saying German government is the entire health system of Germany comes under the government. So basically, अगर आप as a doctor यहाँ पर काम शुरू कर रहे हैं, post graduation कर रहे हैं, तो you are automatically a government employee. तो जो सरकारी नौकरी है kind of goes into the doctor's lap automatically. तो इसीलिए आई कीप ऑन सेइंग द गवर्नमेंट। तो अब आते हैं परमानेंट लाइसेंस पे। परमानेंट लाइसेंस को कहते हैं अप्रोबासियोन। लाइक अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एप्रोबेशन लगता है लिखा हुआ। द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी डॉक्टर हु वांट्स टू स्टार्ट स्पेशलाइजेशन हियर इज टू गेट दैट। अब इसके लिए जर्मन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 2 तरीके निकाले गए। एक ये है कि आप अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी सबमिट करें उनके पास, जिनमें होता है कि आपके हर साल में आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट में के एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए हैं, उन सब्जेक्ट्स में आपको क्या-क्या सिलेबस पढ़ाया गया है, उसमें आपके कितने मार्क्स आए थे, एग्ज़ाम्स का क्या नेचर था, देयर वाज़ अ रिटन, देयर वाज़ एन ओरल, जो वाइवा होता है, उसके बाद आपने फिर 5 साल कंप्लीट होने के बाद जो आपकी डिग्री कंप्लीट हुई, उसकी बेसिस पे जो आपने 1 साल की हाउस जॉब की है, उस हाउस जॉब के दौरान आपने किस-किस डिपार्टमेंट में रोटेशन की है, जिन डिपार्टमेंट्स में आपने रोटेशन की है, जो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, मतलब
अच्छी खासी एक ना मोटी फाइल होती है। जो इसकी माइन्यूट डिटेल्स हैं वो उसी एज़टेक-अमर के वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती हैं, बिकॉज़ मैं इसलिए कह रही हूँ बार-बार कि वो आप करें, क्योंकि वो ना अपडेट होती रहती हैं। दे कीप ऑन आस्किंग फॉर न्यू डॉक्यूमेंट्स। तो पहले आपसे जो वो एज़टेक-अमर कहती है कि आप ये हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करें, और हम देखते हैं कि अगर तो आपकी एजुकेशन इज़ अप टू द स्टैंडर्ड या कंपेरेबल टू व्हाट वी ऑफर इन आवर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, तो ठीक है, हम आपकी एजुकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और हम आपको परमानेंट लाइसेंस इश्यू कर देंगे। अनफॉर्च्युनेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को एक ब्लैंकेट में ढक के साइड पे कर दिया जाता है, एक्सपेक्टिंग देम और देयर एजुकेशन लेवल नॉट टू बी एट पार विद द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। ऑल्दो वेरी इनकरेजिंगली मुझे रिसेंटली अपनी एक कोलीग से पता चला कि कराची की 2-3 बच्चियाँ हैं ऐसी, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वो सारे सबमिट कराए, एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ, एंड कराची से और डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट हो गए एंड दे गॉट देयर लाइसेंस बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स दैट दे सबमिटेड। बट पंजाब में मुझे अभी तक ऐसा कोई फॉर एग्जांपल स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं मिला जिसके डॉक्यूमेंट्स एज़ एज़ इट इज़ एक्सेप्ट हो गए हों। मैंने खुद भी पहले अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे, और एज़टेक-अमर को एक मौका दिया था कि आप जज कर लें, देख लें। उसमें अब मुझे 2 प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये कि ये प्रोसीजर बहुत लंबा है और सैचुरेटेड है। तो इट कैन टेक अ गुड 8 टू 9 मंथ्स फॉर योर डॉक्यूमेंट्स टू गेट स्टडीड बाय द एज़टेक-अमर। एंड सिंस एवरीबॉडी केप्ट टेलिंग मी कि भाई पाकिस्तान से एक्सेप्ट नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है एंड अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो आप पहले ही अपना माइंड बना लें। व्हिच इन द एंड ऑल्सो टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, क्योंकि उनको ने कह दिया था कि हम नहीं इस चीज़ को कन्फर्म कर पा रहे कि जो आपने पढ़ा है वो एग्ज़ैक्टली हमारे जितने हम आवर्स ऑफ़र करते हैं हर सब्जेक्ट में, वो उसके हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो आप अब फिर जो है ना एग्ज़ाम में अपीयर हो। अब वो एग्ज़ाम जो है ना वो इज़ समथिंग जिसके लिए मैंने फॉर आई थिंक 7 और 8 मंथ्स तैयारी की थी। नॉट टू स्केयर एवरीबॉडी, वो तैयारी ये थी कि मैंने B1 के बाद एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था इन न्यूरम्बर्ग, विया इंस्टीट्यूट, VIA। वो इंस्टीट्यूट स्पेशली था इंटीग्रेशन फॉर इंटरनेशनल डॉक्टर्स, और इस तरह के जर्मनी में टोटल 5 इंस्टीट्यूट्स हैं। और ये बात बहुत ही ज़्यादा इनकरेजिंग है, क्योंकि आपको बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में डॉक्टर्स को इंटीग्रेट करने के लिए इस किस्म के स्पेशलाइज़्ड इंस्टीट्यूट्स इतना नॉर्मली नज़र नहीं आते। क्योंकि जर्मनी में डॉक्टर्स की बहुत कमी है एंड दे डू वांट कि डॉक्टर्स आएँ, कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स आएँ, जल्द से जल्द उनके सिस्टम में इंटीग्रेट हों और उनको जॉब्स मिलें। तो इसीलिए उन्होंने ये 5 स्पेशलाइज़्ड इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं। एक न्यूरम्बर्ग में भी है ये, एक आई थिंक हाइडेलबर्ग में है, FIA फ्राइबुर्ग इंटरनेशनल अकेडमी। देयर इज़ एन अदर आई एम बाडन-वुर्टेनबर्ग में ही, लेकिन ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन, बट आई एम वेरी मच इन कॉन्टैक्ट विद दीज़ 2। So VIA Institute offered me 6 months of study and 3 months of a, a practicum. अब जो 6 मंथ्स ऑफ स्टडी था उसमें B2 भी उन्होंने कराया, और उन्होंने मेडिकल लैंग्वेज और मतलब मेडिसिन भी सॉर्ट ऑफ जर्मन में मेरी रिवाइज कराई, ताकि मैं इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकूं। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो यहाँ पर ये थी कि इस इंस्टीट्यूट का मेरा तमाम तर कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड था। मैंने इसकी कोई फ़ी मतलब इसकी फ़ी थी जो है 1 सेमेस्टर की थी आई थिंक लाइक 1500 यूरोज़, और दूसरे सेमेस्टर की थी मोर देन 2000 यूरोज़, क्योंकि उसमें पेशेंट एक्सपीरियंस और हॉस्पिटल रोटेशंस भी इन्वॉल्व थी। लेकिन वो तमाम तर जो है वो मेरा गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड था। इवन माय ट्रैवलिंग, आई हैड टू टेक अ 30 मिनट ट्रेन, तो वो भी जो है टिकट वो मुझे रीइम्बर्स हो जाती थी। हम्म। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था फॉर डॉक्टर्स, क्योंकि एवरीबॉडी डज़ नॉट कम विद अ वेरी बैक्ड अप बैंक बैलेंस एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी बेस्ट एट देयर प्रोफेशन। तो वो अपॉर्च्युनिटी हर किसी को इक्वली अवेलेबल होती है। मतलब यूएस में जो मेरे फ्रेंड्स गए हैं उनकी एग्ज़ाम की फ़ीस व वेरी, वेरी हाई, और यूके के प्लैब की एग्ज़ाम फ़ीस मतलब इट इज़ नोवेयर कंपेरेबल टू जर्मनी। जर्मनी में आप बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है फाइनेंशियली। तो ये सारा 6 मंथ का कोर्स करने के बाद मैंने 3 मंथ की जो है क्लिनिकम फोर्थ में रोटेशन की, और क्लिनिकम फोर्थ की इसी रोटेशन के दौरान
मुझे मेरा काम जो है मेरे सीनियर्स ने देखा। उस वक़्त तो व्हेन आई कंपेयर माय वर्क राइट नाउ, तो आई एम माय सेल्फ वेरी सरप्राइज्ड कि पता नहीं उन्होंने उस वक़्त क्या देखा। हुँ, एट लीस्ट दे सॉ समथिंग दैट दे गेव मी द जॉब, और मैंने फिर उस जॉब की बेसिस पे अपना टेम्परेरी लाइसेंस अप्लाई किया। टिल देन आई हैड ओनली डन B1। मैंने B2 स्टडी किया था, लेकिन मैंने एग्ज़ाम नहीं अपीयर की थी मैं अभी। और आपको जो है टेम्परेरी लाइसेंस के लिए कभी-कभार ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि आप ये प्रूफ शो करें कि आपके पास जॉब है, कि भई आपको टेम्परेरी लाइसेंस चाहिए ही क्यों? हुँ, हॉस्पिटल्स कहते हैं कि आप पहले टेम्परेरी लाइसेंस हमें दिखाएँ, तो हम आपको जो है वो अप्रूव करेंगे फॉर द जॉब। बट समटाइम्स जो है वो आपको जॉब के लिए अप्रूव कर देते हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू हाउ यू प्रूव योरसेल्फ इन द इंटरव्यू, और उसकी बेसिस पे आपको टेम्परेरी लाइसेंस भी मिल जाता है। अब आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था कि मैंने टेम्परेरी लाइसेंस लिया, मैंने जर्मन हॉस्पिटल में जॉब की, क्योंकि जर्मन हॉस्पिटल की वर्किंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स वर्किंग, नो मैटर इफ इट इज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अ प्राइवेट हॉस्पिटल। एक तो ये कि आप जितनी भी बुक स्टडी कर लो जर्मन लैंग्वेज में, आप डॉक्टर्स किस तरह इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह सॉफ्टवेयर अपना जो, देयर इज़ नो पेपर वर्क बेसिकली, इट्स ऑल डिजिटलाइज्ड। तो वो किस तरह सॉफ्टवेयर में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कॉल्स किस तरह लिखी जाती हैं, कॉल्स का रिस्पॉन्स कैसे आता है, वो जो पीजी शिप की एक हायरार्की है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह डिवाइडेड हैं। आपके ना कुछ रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं, हुँ, हुँ, और इस बेसिकली बहुत ज़्यादा जज होते हैं इनटू योर अल्टीमेट एग्ज़ाम, जिससे के बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिलता है। तो मैंने अपनी 3 मंथ की जो मेरी इनिशियल रोटेशन थी, अ, उसके फ़ौरन बाद ही अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था। अब परमानेंट लाइसेंस की एप्लीकेशन के 7 मंथ्स के बाद मुझे मेरी एग्ज़ाम के लिए अपॉइंटमेंट मिली थी, और मुझे सबने कहा था कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी जल्दी मिल गई। कहने का मकसद ये है कि ये सारा सिस्टम बहुत सैचुरेटेड है। बहुत सारे मेरे कोलीग्स जो आए थे वो ये डर रहे थे कि नहीं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स तभी भेजेंगे जब हमें लगेगा कि हम कॉन्फिडेंट हैं अपनी लैंग्वेज में। लेकिन आप लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट होते रहते हो, और पीछे से आपके एग्ज़ाम के लिए कागज़ात प्रोसेस होते रहते हैं। ये दोनों ना आई वुड ऑलवेज़ पैरेलल में सजेस्ट कि चलती हैं। हुँ, हुँ, पैरेलल चलें। तो और जो अब एग्ज़ाम है, अ, आपको एज़टेक अमर में जब आप रजिस्टर कराते हो अपने आप को, आपको एक हॉस्पिटल अलॉट हो जाता है फिर एग्ज़ाम के लिए, जब आपको आपकी अपॉइंटमेंट मिलती है। वहाँ पर एक पैनल ऑफ प्रोफेसर्स बैठता है, एक इंटरनल मेडिसिन का, एक सर्जरी का, और एक जो है माइनॉरिटी सब्जेक्ट का। अब वो माइनॉरिटी सब्जेक्ट आपको 1 वीक और 3 डेज़ बिफोर योर एक्चुअल एग्ज़ाम पता चल जाता है कि कौन-सा है। प्रोफेसर्स भी पता चल जाते हैं, तो आप प्रोफेसर की स्पेशलिटीज़ भी देख सकते हो, एंड यू, और जिस तरह स्टूडेंट्स को अक्सर होता है कि आपको पता चल जाए ना कि आपका वाइवा किसने लेना है। तो उन टीचर्स के आप यू कैन आस्क अराउंड कि उनको कौन से सब्जेक्ट्स पसंद हैं, उनको किस किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी कौन सी ना लाइक पेट पीव्स हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी आइडिया हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम जो कैंटनेस प्रूफिंग है, कैंटनेस मीन्स योर नॉलेज एंड द प्रूफिंग मीन्स एग्ज़ाम। वो 1 डे प्रोसेस होता है, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग थिंग, लेकिन वो जो 1 दिन है, उसमें आपको सुबह-सुबह जाके एक पेशेंट अलॉट हो जाता है। आपको 1 घंटा दिया जाता है उस पेशेंट की हिस्ट्री लेने में, उसको एग्ज़ामिन करने में। फिर आपने वो पेशेंट प्रेज़ेंट करना होता है। उस पेशेंट पे फिर आपके सवाल-जवाब होते हैं, आप उसकी जो है एक थेरेपी सजेस्ट करते हो, वो थेरेपी अगर ऑलरेडी इन प्लेस है, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो व्हाट चेंजेस यू कैन मेक, एंड यू काइंड ऑफ फॉलो द पेशेंट। फिर आपको एक लंच ब्रेक मिलती है। द रीज़न आई एम एयर कोटिंग इट इज़ कि आई हैवंट कम अक्रॉस अ स्टूडेंट जो कि उस लंच ब्रेक में कभी कुछ खा सका हो। हुँ, हुँ, उसके बाद आपका 3 घंटे का फिर से वाइवा होता है। आई नो इट साउंड्स स्केरी, बट इट वाज़ ईज़ियर देन आई थॉट। इन अ सेंस कि वो 3 प्रोफेसर्स का एक पैनल बैठता है, और वो बारी-बारी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड यू आर नॉट अलोन इन इट। आप भी 3 स्टूडेंट्स इकट्ठे वाइवा दे रहे होते हैं। तो एक प्रोफेसर शुरू करता है विद 1 स्टूडेंट, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर नेक्स्ट से पूछते हैं, फिर नेक्स्ट से पूछते हैं, एंड दे लाइक मेक द राउंड अगेन। देन दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोफेसर, देन दे मेक आउट द राउंड अगेन। तो कुछ एक्स-रेज़ लाए हुए होते हैं,
उनमें डायग्नोसिस पूछ लेते हैं, कभी-कभार वो कोई पेशेंट डिस्क्राइब करते हैं, कभी-कभार वो खुद पेशेंट बन जाते हैं और कहते हैं आप मेरे से क्वेश्चंस पूछें, बट यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि वो क्या थी बीमारी वगैरह। और वो एग्ज़ाम ख़त्म होता है, फिर आप प्रोफ़ेसर्स को आधे घंटे के लिए अकेला छोड़ देते हो, दे डिस्कस द रिज़ल्ट्स और फिर वो आपको उसी दिन रिज़ल्ट्स बता देते हैं। और वो खुद ही फिर आपके जो है रिज़ल्ट्स भेज देते हैं टू द एस्टेकमर और फिर एस्टेकमर आपको आपका अप्रोबासियोन डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। तो उस अप्रोबासियोन डॉक्यूमेंट के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में एज़ अ पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनी और एज़ अ स्पेशलाइज़ेशन ट्रेनी अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्रोबासियोन की अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये बात इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि एक दफ़ा हमने शिफ्टिंग की तो आई वांटेड टू चेंज द हॉस्पिटल, इट वाज़ अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी बट आई डिडन्ट वांट टू ब्रेक माय पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैं सिंपली अपने आवर्स उठा के यहाँ से वहाँ लेके जा सकती थी, मुझे कोई दोबारा एग्ज़ाम्स या कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अप्रोबासियोन के बाद यू आर एज़ गुड एंड एज़ रजिस्टर्ड एज़ अ जर्मन डॉक्टर। यू हैव एवरी राइट of a German doctor and you can do whatever you want. I think not whatever you want, like whatever a German doctor can. अब अगर स्पेशलाइजेशन को मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा आप समराइज करने के लिए कोशिश करूं तो ये हाँ, है कि जस्ट एक सेकंड, स्पेशलाइजेशन को कवर करते हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा ऑडियंस के लिए थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम आपने मेंशन किया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे वो प्लैब वगैरह या दूसरे जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या थ्योरेटिकल या एग्ज़ाम होता है, उस तरह से नहीं है। इट साउंडेड लाइक प्रीटी प्रैक्टिकल कि आपको एक केस मिलेगा, आपने उसे सॉल्व करना है और आपका सारा दिन वो होगा। ऑब्वियसली नॉलेज आपका वो चेक करेंगे। तो ये आपका एग्ज़ाम का था मेनली, और उसके बाद आपकी जो भी रिजल्ट्स थे उन्होंने शेयर कर देने हैं ऑफिस के साथ, और उसके बाद आपको आपका लाइसेंस अप्रोबेशन मिलेगा। यस और उसमें भी आई वुड जस्ट लाइक टू लाइक ऐड सम डिटेल्स कि वो एग्ज़ाम जो है बेसिकली उसके मकसद ये होता है कि वो ना आपका डॉक्टर आप किस किस्म के हैं प्रैक्टिकली वो जज करे। तो इसीलिए देयर आर नो एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स और नथिंग रिटन। मैंने कुछ प्रोफेसर्स का सुना था कि वो कहते हैं कि आप इस पेशेंट को अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो आप इसका एक डिस्चार्ज लेटर लिख के दिखा दें। लेकिन वो स्पॉन्टेनियस विश ऑफ द डॉक्टर होती है, जिसके कोई ऐसे नहीं होते मार्क्स कि आपको इसके ये 25 नंबर का सवाल है काइंड ऑफ अ थिंग, इस किस्म का नहीं होता। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपकी लैंग्वेज पे कॉम्पिटेंस कितनी है और बेसिकली कि आप कितना प्रैक्टिकल डॉक्टर हो आई वुड से। So, they know there is nothing written as such apart from that discharge letter or history maybe, लेकिन वो उसके भी ना कोई स्पेसिफाइड नंबर्स वगैरह नहीं होते। और अभी तक इस जो आपने सारा प्रोसेस मेंशन किया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशलाइजेशन से पहले तक का है? यस जी, अच्छा। और ये जो अगर टाइम की बात करें कि पाकिस्तान से आने के बाद, लैंग्वेज स्कूल में एनरोल होने के बाद, और ये जो एप्रोबेशन आपकी या जो लाइसेंस है ये मिलने तक का ऑन एवरेज टाइम आपका रफली 1.5 साल से 2 साल के दरमियान फॉल करेगा। यस आई स्टार्टेड सितंबर 2015 मैंने स्टार्ट किया विद अपनी लैंग्वेज से और मैंने लैंग्वेज को ज़ीरो से स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड फ्रॉम A1। देयर आर सम पीपल जो पाकिस्तान से कुछ ना कुछ लर्न करके आते हैं, लेकिन मैं अपनी हाउस जॉब कोई 15-16 दिन के बाद आ गई थी, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मैंने लिटरली यहाँ पर आकर ज़ीरो से शुरू किया था। मैं सितंबर 2015 में लैंग्वेज से स्टार्ट किया था और मेरे पास मेरा टेम्परेरी लाइसेंस था इन दिसंबर 2016। लेकिन टिल दैट टाइम आई मैं अपना टेम्परेरी लाइसेंस नो डाउट B1 के फ़ौरन बाद अप्लाई कर सकती थी। लेकिन आई वांटेड टू कंसंट्रेट मोर ऑन लर्निंग मोर लैंग्वेज एंड प्रिपेयरिंग माय सेल्फ फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। तो अगर बहुत लूज़ली कहा जाए तो आप विदिन 8 मंथ्स ऑफ योर अराइवल टेम्परेरी लाइसेंस अचीव कर सकते हैं। लेकिन वो मेरे लिए उस वक़्त बहुत ज़्यादा ईज़िली इसलिए था पॉसिबल क्योंकि मुझे मेरा लैंग्वेज कोर्स भी बहुत जल्दी मिल गया था। कोरोना टाइम्स में तो आई वुड से नोबडी इज़ एबल टू फाइंड लैंग्वेज कोर्सेज़ वेरी ईज़िली और ऑनलाइन ही मिलते हैं जो कि
बहुत स्लो होते हैं। लेकिन मैं हर मेडिकल स्टूडेंट को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि जब भी लैंग्वेज कोर्स लें, इंटेंसिव कोर्स लें। इंटेंसिव होता है 2 मंथ्स का एक स्टेप, लाइक A1 2 मंथ्स का, A2 2 स्टेप्स का। जहाँ पर स्टूडेंट्स आके जो लैंग्वेज कोर्स जल्दी मिल रहा हो वो ले लेते हैं, और जो नॉन इंटेंसिव काइंड ऑफ कोर्सेज होते हैं वो 6 मंथ्स का एक स्टेप होता है। टाइम बहुत वेस्ट करता है उस तरह का। आई वुड नेवर रिकमेंड टू एनीवन, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा ध्यान के साथ ये स्टेप कर लेंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत जल्दी बहुत आसान हो जाएगी। इंटेंसिव कोर्सेज लें हमेशा, and within 8 months you can have your temporary license. उसके बाद it takes kind of like, I would say, 7 to 8 months to prepare for your like next language exams. And अगर इसी दौरान आप किसी ना किसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट हो जाएं, whether it be an internship और टेम्प्रेरी लाइसेंस के साथ कोई ना कोई रोटेशन, तो आप विदिन 2 और 3 मंथ्स अपने आप को एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करा दें। अब आपको जब वो अपॉइंटमेंट मिलती है सो मिलती है, लेकिन आई थिंक इन अ जर्मन हॉस्पिटल a total of like an internship of 3 months and like 2 months of actually seeing patients as a doctor whom you are uh, responsible for was enough for me to appear in the exam. और लेकिन मुझे जिस तरह अपॉइंटमेंट्स मिली और जब मेरे एग्ज़ाम का रिजल्ट्स आया एंड एवरीथिंग, तो मुझे 1.5 साल लगा था। लाइक यस, यस, 1.5 साल। लेकिन अगर आप किसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट होते हैं तो तब तो वो आपको जो भी वेजेस हैं एज अ स्टूडेंट या एज अ ट्रेनी वो पे कर रहे होते हैं। यस, विद अ टेम्पररी लाइसेंस, यस। और अच्छी बात ये भी है कि क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही रहती हैं, तो वेदर यू आर वर्किंग विद अ टेम्पररी लाइसेंस और विद अ परमानेंट लाइसेंस, वो आपकी पे इफ़ेक्ट नहीं करता, आपकी पे उतनी रहती है। फ़ायदा परमानेंट लाइसेंस का ये होता है कि आपकी स्पेशलाइज़ेशन होना शुरू हो जाती है, आप नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप अगले स्टेप पे बढ़ सकते हो। और डॉक्टर होना इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशंस इन जर्मनी। और जर्मनी में टैक्स कटने से पहले 4,300 के अराउंड शुरू होती थी, यूरोज़ के अराउंड शुरू होती थी पे, जब मैंने काम करना शुरू किया। अब मैंने सुना है कि स्टार्टिंग पे ही 4,700 के अराउंड है। जर्मनी में डॉक्टर्स की सारी पे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और ये एक टैरिफ प्लान के थ्रू होती है। उस तरह सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक हॉस्पिटल खुद ही नहीं डिसाइड कर सकता कि हमने अपने डॉक्टर्स को कम पे करना है। और डॉक्टर्स खुद भी ये नहीं यूँ कर सकते कि स्पेशलाइज़ेशन की है, नहीं की है, हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो हम जो है ना शाम को क्लिनिक पे बैठेंगे और दिन में हॉस्पिटल जाएँगे। दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। लेकिन विद द काइंड ऑफ पे इन जर्मनी, डॉक्टर्स ऑल्सो डोंट नीड दैट, फॉर मोस्टली स्पीकिंग। अब अभी सबकी अपनी-अपनी ज़रूरत होती है। लेकिन 4,700 स्टार्टिंग बिफोर टैक्स, डिपेंडिंग अपॉन योर टैक्स क्लास, उसमें से कुछ कटता है, बट 2,500 to 3,000 के अराउंड always lands in your pocket after all the insurances and the taxes being cut, which is a pretty good pay for somebody who has done 5 years of education in a foreign country, and they have like come here, and the best thing is कि आप लैंग्वेज को अपना थोड़ा-सा स्ट्रेंथन कर लेते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि एक सीट के लिए 10 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, नोबडी नोज़ कि किसको डॉक्टर्स की यहाँ पर काफ़ी कमी है। और जितने भी लोगों के साथ मैंने अभी तक मेडिसिन के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है जर्मनी आके, उन लोगों ने चूज़ की हैं जॉब्स, दे हैव हैड मोर देन ऑफर्स ऑन द टेबल, and they were able to choose based on the locality, based on the professor they wanted to work with, and I think that is a luxury जो कि हर country offer नहीं करता। In US and UK, I've had colleagues who just had to join something, otherwise their time was getting wasted, तो उन्होंने ऐसी-ऐसी फील्ड्स भी जॉइन की जिनका इनिशियली उनमें इंटरेस्ट नहीं था। तो एक ये मुझे बहुत फ़ायदे की बात लगी, और इनिशियल पे इज़ आल्सो वेरी गुड। लेकिन जो आप स्पेशली लोगों का जो लाइसेंस है वो स्टेट स्पेसिफिक है या वो अक्रॉस जर्मनी वैलिड है? वो अक्रॉस जर्मनी वैलिड है, और मतलब उसका अभी सिर्फ आप अगर बायन सिलेक्ट से हेसन में मूव करती हैं या किसी और सूबे में जाती हैं तो आपको नए सिरे से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि जर्मनी के अंदर आप किसी भी प्रोविंस से लें, आपने सिंपली जो है ना, आई रिमेंबर जब मैंने अपने टेम्परेरी लाइसेंस के साथ और जब मैंने अपनी जो इंटर्नशिप की रोटेशन है, उसके लिए जब मैंने अपना सीवी भेजा था, वो बहुत हेवी सीवी था, क्योंकि मेरे पास कोई जर्मन डॉक्यूमेंट एज़ सच इस तरह नहीं था, तो मैंने हर कुछ साथ में लगाया था, ट्रांसलेटेड साथ में लगाया था। लेकिन अप्रोबासियोन के बाद मैंने जब भी अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए भेजा है लेटर, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना अप्रोबासियोन भेजा है और वो काफ़ी मैंने जब एक ब्रेक ली थी बिकॉज़ ऑफ माय फर्स्ट चाइल्ड, तो मैं बाden-württemberg शिफ्ट हो गई थी और मैंने वहाँ पर फिर से जॉब के लिए अप्लाई किया था एंड आई ओनली सेंट माय अप्रोबासियोन और एक लेटर टेलिंग कि मैंने मेरा अभी तक का क्या जर्नी रहा है और मैं यहाँ पर कवर लेटर सॉर्ट ऑफ, और दैट वाज़ इनफ फॉर देम। तो अपना मेन गोल जो है, आई वुड से अप्रोबासियोन रखें, उसके बाद जो है ना एवरीथिंग इनटू प्लेस। एक और सवाल ये है कि आपको स्टार्ट में, क्या ये बात सच है, सुना है मैंने किसी से, दोस्त से, कि आपको स्टार्ट में थोड़ा रिमोट एरियाज में या विलेजेस वगैरह में कुछ अरसा स्पेंड करना पड़ता है एज अ डॉक्टर, उसके बाद आप मेन सिटी में मूव कर सकते हैं? इसमें कोई सदाकत है या नहीं? आप बस किसी भी हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकती हैं प्रोबेशन के बाद? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि आप के पास फ्रीडम होता है टू अप्लाई एनीवेयर एंड एवरीवेयर। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि यू हैव टू वर्क इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया और फिर आप मेन सिटी में आ सकते हैं। मैंने अपनी इंटर्नशिप की और उसके बाद जॉब ही फुर्थ में की। इज़ एन एस्टैब्लिश्ड सिटी में अब हमने हमारी रहाइश अब बल्कि थोड़ा-सा पेरिफेरी में है। तो आपको कोई ऐसी मैंडेटरी रोटेशन नहीं करनी पड़ती पेरिफेरी में। ऑल्दो ये फ़ायदे की बात ज़रूर होती है कि अगर आप खुद चूज़ करते हैं टू गो इन अ स्मॉलर हॉस्पिटल, के वहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ें स्लोअर होती हैं, क्योंकि बड़े सिटी के साथ हमेशा एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट एसोसिएटेड होता है, जिसकी स्पीड इज़ ऑन अनदर लेवल। तो आपने इसमें जब आप अपने सिर्फ़ लैंग्वेज के साथ यूज़्ड टू हो रहे हैं, तो बिल्कुल ही जैसे ना तेज़ चलते पानियों में हर कोई गोता नहीं लगा वाली हिसाब है। तो अभी अडॉप्ट टू इट। काइंडली आप स्पेशलाइजेशन के बाद, मतलब प्रोबेशन के बाद की जो जर्नी है स्पेशलाइजेशन वाली, उसे कवर कर दें और उसके बाद ये है कि समराइज कर देंगे सारे प्रोसेस को। स्पेशलाइज़ेशन हर फ़ील्ड की जर्मनी में तकरीबन 5 साल की है। ऑप्थेल्मोलॉजी एंड रेडियोलॉजी 4 साल में भी की जा सकती है। अब जो मेन इनिशियल फ़ील्ड्स होती हैं, जिस तरह मेडिसिन डिवाइड हो जाती है सर्जरी और मेडिसिन, उसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपकी 5 साल की जो स्पेशलाइज़ेशन है, वो 2 में डिवाइडेड है। एक इनिशियल 3 इयर्स और उसके बाद 2 साल। जो इनिशियल 3 इयर्स होते हैं, उसमें आपको करते हैं आप जनरल सर्जरी एंड जनरल मेडिसिन, और उसमें भी आपका हर साल जो है वो 6-6 महीने की रोटेशंस में डिवाइडेड होता है। आपने एक डिपार्टमेंट में 6 महीने की रोटेशन की है, उसके डिपार्टमेंट वाले आपको आपने क्या-क्या प्रोसीजर्स किए हैं, लाइक आपने कितने अल्ट्रासाउंड्स किए हैं, उसमें से कितने चेस्ट के थे, कितने एब्डोमेन के थे, और उसमें से आपने कितने डायग्नोसिस में हेल्प आउट किए है, आपने कितने प्लूरल टैप्स किए हैं, ये सारा कुछ आपका प्रोफ़ेसर रिकॉर्ड करता है आपकी लॉग बुक में। और फिर वो लॉग बुक 6 महीने के बाद यू हैव टू रोटेट टू अनदर डिपार्टमेंट। अब आपका डिपार्टमेंट इस चीज़ का ज़िम्मेदार है कि वो आपके लिए रोटेशन पॉसिबल करें। अगर आप ऑलरेडी ऐसे हॉस्पिटल में मौजूद हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, तो उसमें डॉक्टर्स खुद ही आपस में रोटेट करते रहते हैं फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू द अदर, और ये साइकिल ऑटोमैटिकली चलता रहता है, और हर किसी की जो है पोस्ट ग्रेजुएशन व्हिच इज़ कॉल्ड वाइटरबिल्डिंग इन जर्मनी कंप्लीट होती रहती है। और जब आपके ये 3 साल पूरे हो जाते हैं जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन के, तो अब आपके पास इख्तियार है कि आपने सब स्पेशलिटी डिक्लेयर करनी है और चूज़ करनी है। मतलब कहने का ये है कि आपको डे 1 से ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जनरल सर्जरी की आप आगे गायनेकोलॉजी में ही जाने हैं। आप जनरल सर्जरी करें, उसके बाद आप सब स्पेशलिटी, आपने ऑर्थो में जाना है, आपने अ, गायनी में जाना है, आपने जनरल सर्जरी की और किसी माइन्यूट फील्ड में लेकिन जाना ये जो है। पहले 3 साल हैं, ये कंपल्सरी हैं या मैं स्टार्ट से ही कह सकता हूँ कि लेट्स से मैंने ये लाइन लेनी है? ऐसा पॉसिबल है? आप आप कह ज़रूर सकते हैं, लेकिन इसकी बेसिस पे सिर्फ़ आपका रवैया बदलता है। आपसे जो एक्सपेक्टेड है, जो रोटेशंस करना आप पे फ़र्ज़ है, वो नहीं बदल जाता। वो आप प्रूव कर सकते हैं
कि जब आप उस जो आपने माइनर फील्ड जो आपने चूज की है उससे करीब या उसमें जो यूज होनी है वो रोटेशंस आप ज्यादा दिल से कर रहे हैं या आप उनमें ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, ठीक है। प्रोबेशन के बाद अगर ये स्पेशलाइजेशन 5 साल की और मैंने पहले 3 साल जनरल मेडिसिन में या जनरल सर्जरी में स्पेंड करने हैं, उसके बाद मैं स्पेसिफिकली हार्ट की तरफ आऊँगा। वेरी गुड क्वेश्चन। आप इन्हें शुरू से डिक्लेयर जरूर कर सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल वो ये कोशिश भी कर सकते हैं कि आपकी जो फॉर एग्जांपल 3 साल की आखिरी 2 रोटेशंस हैं वो हार्ट की फील्ड के क्लोजर एंड क्लोजर हों या फिर ऐसे डिपार्टमेंट्स में हों जिनके डॉक्टर्स की अक्सर ड्यूटीज या रोटेशंस हार्ट डिपार्टमेंट में कार्डियोलॉजी में लगती हैं। लेकिन जो आपका सिलेबस डिफाइंड है या रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड है फ्रॉम द गवर्नमेंट वो सरपास नहीं कर सकते और वो इन साल के लिए तकरीबन हर डॉक्टर के लिए एक जैसी होती हैं। मैं जनरल मेडिसिन में शुरू किया है मैंने। मुझे शुरू से पता था कि मैं अलगेमाइन मेडिसिन या फिर जो है वो जो हाउस आर्ट्स होते हैं उनके पास मैं उस फील्ड में जाना चाहती हूँ। लेकिन डिस्पाइट दैट मुझे अपने जनरल मेडिसिन के पहले 3 सालों में सर्जरी की 6 मंथ्स की रोटेशन शो करना भी फ़र्ज़ है। क्योंकि वो चाहते हैं कि अल्टीमेटली डॉक्टर्स जो फील्ड चूज़ करें वो सिर्फ जो है ना उसी लाइन पे ना हो, उनके पास एक्सपीरियंस इनिशियली हर जगह का हो। बट मेरा और मेरे प्रोफ़ेसर का आपस में ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो इस किस्म की फ़ील्ड्स हैं जिनका बहुत कम यूज़ होगा अल्टीमेटली इन माय स्पेसिफ़िक फ़ील्ड, वो मैं शुरू में ही कर लूँ, ताकि जब मैं अपने एग्ज़ाम के नज़दीक आऊँ, जो कि मैंने पहला 3 साल के बाद और आखिरी 2 साल के बाद देना होगा, जब मैं उसके करीब आऊँ, तो मैं एज़ क्लोज़ टू माय एक्चुअल स्पेशलाइज़ेशन फ़ील्ड हूँ। अब मेरा ख़्याल है ये बात ऐसे ही बीच में आ गई, लेकिन जस्ट टू मेक इट ब्लैक एंड व्हाइट, 3 साल और 2 साल की जो डिवीज़न है दैट इज़ सेपरेटेड बाय एन एग्ज़ाम। 3 साल को एक एग्ज़ाम देना होता है, दैट्स काइंड ऑफ लाइक अ पार्ट 1। अभी मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो आई कैन नॉट से मच, लेट्स होप कि तब तक मुझे जब एक्सपीरियंस हो जाए तो आई कैन शेयर दैट एज़ वेल। और उसके बाद 2 साल की सब स्पेशलाइज़ेशन के बाद भी आपको वो अपना एक एग्ज़ाम देना होता है। उसके अच्छा, बाद तो आप बन जाते हैं। सही। फॉर एग्जांपल जी, मैं 5 साल की स्पेशलाइजेशन के बाद मैं कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट बन चुका हूँ, इसके बाद भी मैंने कुछ पढ़ना है कि पढ़ाई बस हो गई है? ओके, ये आपका ये सवाल जो है ना, मेरा ख्याल है हर डॉक्टर इसका आंसर पहले से जानता है। डॉक्टर्स के लिए एग्जाम्स और पढ़ाई कभी खत्म नहीं होते। अच्छा। देयर आर लॉट ऑफ आप स्पेशलिस्ट बन गए हैं, अब आप अपनी स्पेशलाइजेशन में ना डिग्रीज ऐड कर सकते हैं। सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट बन गए तो अब आप जो है ना एंजियोप्लास्टी के एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसके लिए कोई ना बड़े हाई लेवल के प्रोफेसर्स किसी हॉस्पिटल में 6 मंथ्स का एक डिप्लोमा ऑफर कर रहे होंगे, तो फिर आपकी डिग्री के साथ ऐड हो जाता है कि आप जो है ना अब कार्डियोलॉजिस्ट विद एक्सपर्टीज इन एंजियोप्लास्टी हैं या हार्ट ट्रांसप्लांट हैं या ट्रांसप्लांटेशन है। तो अब जिस तरह जो मेरे प्रोफेसर्स का जो पैनल है मेरे फील्ड का, मेरे डिपार्टमेंट का, उन्होंने इंटरनल मेडिसिन के साथ फिर जो है गेरियाट्री जोड़ा हुआ है, कुछ ने ऑफ्थेमोलॉजी जोड़ा हुआ है, कुछ ने किडनीज के लिए जो है। मतलब वो सारा प्रोसेस साथ साथ चलता रहता है, आपको करना पड़ता है। यस, यस, ये चीज़ एक मेंशन कर दें कि आपने मेंशन कर दिया था कि जैसे ही आप टेम्परेरी लाइसेंस के बाद स्टार्ट करती हैं तो आपकी एक इनिशियल सैलरी डिफाइंड बाय गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो 5 साल की, उसके दौरान वही पे स्केल रहता है या उसमें कोई कुछ इम्प्रूवमेंट होती है? नहीं, आपका हर साल पे इंक्रीज करती है, इंक्रीमेंट है वो ऐड अप हो जाती है। और आई वुड से कि दैट्स अ प्रीटी स्टीप ग्राफ। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई 100-200 यूरो ये ऐड होते हैं, इट्स अ गुड जंप फ्रॉम एवरी ईयर। तो बाय द टाइम यू आर इन योर थर्ड ईयर, तो टैक्सेस कटने के बाद आपके अकाउंट में 4,500 5,000 यूरोज आना शुरू हो जाते हैं। मतलब इट्स अ आफ्टर गुड टैक्सेस। आफ्टर टैक्सेस, यस। और अभी मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्ट्राइक किया था, जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड। चलिए बात याद चलें, है। आप सोचिए, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ ऑडियंस के लिए। आप अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा।
तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी हवा बनी हुई है कि यार जर्मनी में पॉसिबल नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो मुझे समझ आई है उतना ये है नहीं। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रगल है, थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए, लेकिन जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि सबसे पहले आपको पाकिस्तान में पीएमडीसी से अपनी जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस है वो लेनी है, उन्हें अप्रूव करवाना है, अटेस्ट करवाना है आपने एचईसी से और फॉरेन ऑफिस से। और जर्मन लैंग्वेज B1 तक आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं या जर्मनी आके कर सकते हैं। यूजुअली जर्मनी में इंटेंसिव कोर्स जो है वो 2 माह का होता है, डेट मीन्स के 6 मंथ्स में आपका B1 हो जाएगा। उसके बाद आप टेम्परेरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं, और मीन वाइल आप फर्दर आगे कोर्स ले सकती हैं जर्मन लैंग्वेज का, या फिर किसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट हो सकती हैं जिसमें आप कोई प्रैक्टिकम कर सकती हैं, सॉरी इंटर्नशिप कर सकती हैं, ठीक है, या फिर आपको जो भी उन्होंने इंटीग्रेशन कोर्सेज वगैरह देने हैं वो हो जाएगा। अब टेम्परेरी लाइसेंस से लेके परमानेंट लाइसेंस तक का जो प्रोसेस है उसमें एक रास्ता ये है कि आप B2 करके अप्लाई करें, और जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वो देखेंगे कि आया आपकी क्वालिफिकेशन जर्मन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली है या नहीं। आपकी रिकमेंडेशन, मतलब जो आपकी बात थी वो ये थी कि इसके चांसेस बहुत कम है, ज्यादातर आपको जो इनका एक एग्जाम है उसके लिए जाना पड़ता है, ठीक है। तो आप अपने जहन में ये रखें कि आपने 6 माह लगा के लैंग्वेज करनी है, उसके बाद आपने 7-8 माह एक एग्जाम की तैयारी करनी है जो कि आपका फाइनल टारगेट होना है, और इन्हीं 7-8 माह में आपने अपनी लैंग्वेज फर्दर इंप्रूव करनी है, और मेन वाइल आप किसी हॉस्पिटल के साथ काम भी कर सकती हैं। तो पहले 6 और अगले 8 माह करके तकरीबन लेट से रफली 1.25 साल 1.5 साल का ये प्रोसेस है जिसमें आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो चुकी होगी और आपको एग्जाम की अपॉइंटमेंट 1.5 साल तक मिल चुकी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले 8 माह के बाद आप अर्न करना स्टार्ट कर देती हैं। और जो इन्होंने सैलरी मेंशन की थी, रफली आपको मतलब जो 4,000 समथिंग तो एनुअल वो बन जाता है तकरीबन 55,000 के आसपास। तो वो आपकी एक अच्छी सैलरी है, आपके अपने इवन फैमिली के साथ भी आप रीजनेबल लाइफ गुजार सकती हैं। और उसके बाद आपका जो स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस, मतलब अप्रोबेशन आपको मिल जाती है, उसके बाद आपकी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होती है। 5 साल की है, पहले 3 साल जेनेरिक हैं, आपकी रोटेशंस होती रहती हैं। डॉक्टर्स को जो आपने एक्सप्लेन किया है वो बेहतर समझ आ चुकी होगी, लेकिन ये कि हर साल आपकी वो पे स्केल में इम्प्रूवमेंट आती रहती है। 3 साल के बाद आप एग्जाम देते हैं और उसके बाद आप दोबारा 2 साल के बाद एक फाइनल एग्जाम देंगी, और अगले आपने फिर उन 2 सालों में आप नैरो डाउन कर सकते हैं कि आपने किस फील्ड में जाना है। और पहले स्पेशलाइजेशन के 2-3 साल के बाद आप काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे होते हैं। तो रफली ओवरऑल तकरीबन 1.5-2 साल में के बाद आप अपनी स्पेशलाइजेशन का सफ़र स्टार्ट कर सकती हैं। कोई गलती मेरी तरफ से? गलती नहीं, सिर्फ थोड़ी-सी चीज़ें जो 1-2 मैं रिवाइज़ करना चाहूँगी वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो B2 वाली बात थी कि B2 के साथ आप परमानेंट लाइसेंस अप्लाई करते हैं, और वो उस वक़्त था जब मैं ये काम कर रही थी। दैट वाज़ अबाउट 5 इयर्स अगो और 6 इयर्स अगो नाउ। वक़्त के साथ-साथ और हर प्रोविंस जो है वो अपनी पॉलिसीज़ रिवाइज़ करता रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि आपको और जो है एग्ज़ाम्स या कोई डिफरेंट एग्ज़ाम देने हों लैंग्वेज के। लेकिन अ, अभी तक मुझे कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं मिला जिसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर ना करती हो। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कह रहा हो कि नहीं भई जो मेरा जो स्पॉन्सर्ड कोर्स जहाँ पर हो रहा है उसमें मुझे सितंबर में जगह मिल रही है, लेकिन ये जुलाई वाला मैं खुद पे करके करना चाहता हूँ, तो वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट सेट करती जाती है, गवर्नमेंट जो है जॉब सेंटर के थ्रू उसको स्पॉन्सर करना भी पॉसिबल करती जाती है। तो वो जो 1.5-2 साल भी आपका लग रहा है ना, उस दौरान भी आपने जर्मनी आके अपनी सेटलमेंट पे या अपने ऊपर लगाना है जो लगाना है, आपने पर्टिकुलरली अपनी एजुकेशन पे या अपने इंटीग्रेट होने के प्रोसेस के ऊपर नहीं लगाना। जो 2-3 बातें मुझे आपकी बात के दौरान ही याद आईं कि मुझे तो जो जिस इंस्टीट्यूट में जाके न्यूरम्बर्ग में पढ़ना था, तो मैं अपने घर से ही जाती थी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो बहुत दूर-दूर से आए हुए थे, तो उनको रेज़िडेंस भी स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई थी। हम्म। रेज़िडेंस के स्टैंडर्ड्स का मैं नहीं कुछ कह सकती, बट वो लोग दे वर क्वाइट सैटिस्फाइड विद व्हाट दे हैड।
और जो जो 1.5 साल का है टाइमलाइन, वो मैंने अक्सर अपने कोलीग्स के सामने भी रखी है, तो आई हैव हैड मिक्स्ड रिएक्शंस। 1.5 साल की टाइमलाइन या सवा साल की टाइमलाइन ऐसी है, अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है कि मेरा हर पज़ल का पीस एक के बाद एक जुड़ता चला गया। तो मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि सवा साल या 1.5 साल इज़ द टाइम इन व्हिच इट इज़ पॉसिबल, हम्म। एंड आई होप दैट इट विल बी पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी, इवन फास्टर फॉर सम, जिनके जिस अब मैं सुन रही हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही एक्सेप्ट होना शुरू हो गए विदाउट द एग्ज़ाम कराची से, जिनका मैंने बताया। तो क्योंकि कभी-कभार ये होता है कि मैं सवा साल या 1.5 साल कहती हूँ, तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं 2 ढाई साल से, दे काइंड ऑफ फील अ हिट और दे काइंड ऑफ फील हम्म। बैड। तो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कोरोना टाइम्स हैं, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन लाइव्स। जो लोग यहाँ पर आते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ आए हुए होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ साथ जुड़ जाती हैं। अ, जिस चीज़ पे मैं हमेशा सबको मोटिवेशन देती हूँ, वो ये है कि आप एक दफ़ा इस प्रोसेस को शुरू कर लें। ऐसा नहीं है कि आप अपना लाइसेंस लेके घर पे बैठे होंगे, या ऐसा नहीं है कि आप यहाँ लाइसेंस के साथ एक जर्मन डॉक्टर से कम कमा रहे होंगे। इस मामले में कोई डिस्पैरिटी नहीं है, और इस मामले में ना कोई बायस नहीं है। तो और जो एक चीज़ जो आपकी कन्वर्सेशन के दौरान मुझे याद आई थी, वो ये थी कि अप्रोबासियोन के बाद आप अपनी 5 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन चाहे 20 साल में करो, उस पे भी कोई रोक-टोक नहीं है। आप उसको हम्म। किसी पे फ्रीज़ कर सकते हो, आप उसको किसी भी टाइम पे रीस्टार्ट कर सकते हो। उसमें ये नहीं है कि आपने 5 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन 10 साल में ही करनी है और आपका वरना लाइसेंस एक्सपायर कर जाएगा। हम्म। अभी तक जो मुझे हमेशा रूल्स का जो पता चला है, अल्लाह ना करे कि ये बदले बात, लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात थी, क्योंकि आई हैव अ 3 ईयर ओल्ड एंड नाउ अ 7 मंथ ओल्ड। तो मैंने और सिंस मैं जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्टेड भी हूँ कि जिस टाइम में मैंने अपने बच्चों की तरफ से ऑफ लिया हुआ है, कोई मेरे पोजीशन को इस तरह नहीं फिल कर सकता कि मैं वापस आना चाहूँ तो मेरे लिए हम्म। कुछ हो। तो वो जॉब सिक्योरिटी और वो एक फ्रीडम कि अब मैं जितना भी कवर कर लूँ, वो ना स्टेप बाय स्टेप, कतरा-कतरा मेरा कुलज़ुम बन ही जाएगा, जब भी बने। हम्म। तो ये मुझे हमेशा एनकरेजिंग लगती है इस प्रोसेस के बारे सही। में। एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया कि जो आप मेंशन कर रही थी लैंग्वेज कोर्सेज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, वो क्या स्पेसिफिक कोर्सेज हैं मेडिसिन के लिए या जेनेरिक कोर्सेज होते हैं? मेरा क्योंकि जेनेरिक कोर्स जो B1 तक का था, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंटीग्रेशन कोर्स मेरे ऊपर मैंडेटरी था, हम्म। इसलिए वो भी स्पॉन्सर्ड था, वरना B1 तक का इंटेंसिव कोर्स अदरवाइज़ स्पॉन्सर्ड नहीं है। बट जो मेडिसिन इंस्टीट्यूट्स जिनका मैंने ज़िक्र किया, मेरा B2 और कैंटनेस प्रूफों की तैयारी उन्हीं इंस्टीट्यूट्स का हिस्सा था, और वो मेरे स्पॉन्सर्ड थे। तो लकीली मेरा जेनेरिक भी और मेरा स्पेसिफिक भी स्पॉन्सर्ड हो गया था। हम्म। लेकिन भी ये वक़्त के साथ-साथ खुद ही पता चलता रहा था, आई डिडन्ट हैव टू स्ट्रगल फॉर इट और गो टू द जॉब सेंटर, क्योंकि जर्मनी को डॉक्टर्स की इतनी ज़रूरत है कि वो आपको पकड़ के समझाते हैं कि किस तरह आप इसमें आगे बढ़ के आके हमारे हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। नो डाउट वो जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपको पाकिस्तान से रिक्रूट करनी पड़ती है, उनको ट्रांसलेट करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। द रियल स्ट्रगल इनिशियली वाज़ कि जब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही लैंग्वेज में बहुत कॉम्पिटेंट नहीं थे, तो हम जर्मन वेबसाइट्स को गूगल ट्रांसलेटर में डाल-डाल के, या फिर हम्म। फ्रेंड के जिस तरह हमने वो इकट्ठा किया था ना, दैट वाज़ मोर ऑफ अ स्ट्रगल देन द एक्चुअल प्रोसेस इटसेल्फ। मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसा गाइड है जिनको जर्मन लैंग्वेज पे किसी हद तक अबूर है, आप वो प्रोसेस उनके साथ बैठ के शुरू करें, या फिर एक दफ़ा आपके प्रोविंस की एस्टेकामा की वेबसाइट थोड़ी-सी उसका स्ट्रक्चर समझ लें, तो भी आप को जो है बहुत हेल्प हो जाएगी। हम्म। सही सही सही। बहुत शुक्रिया। आई गेस काफ़ी डिटेल में कवर हो चुका है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तकरीबन घंटे के आसपास वीडियो जा चुकी है। तो बाकी ऑडियंस के लिए है कि अगर आपका कोई फिर भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकती हैं, या कोशिश करेंगे कि ये आंसर कर दें उसे। और वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आपने वक्त निकाला और इस सारे प्रोसेस पे रोशनी डाली। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये काफ़ी सारे लोगों के लिए, वो लोग जो थोड़े से घबराए हुए थे कि यार
पता नहीं क्या चीज़ें, जर्मनी जाया जा सकता है या नहीं, उन्हें थोड़ी सी हिम्मत मिली होगी और थोड़े दिलेर हुए होंगे कि हाँ यार किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑडियंस के लिए कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी।